किलोमीटर के दायरे में वो फैली हुई हैं अरावली पर्वत श्रृंखलाएं। अरावली की 90% पहाड़ियां सुरक्षा के दायरे से बाहर हैं। 1 हेक्टेयर अरावली 20 लाख लीटर भूजल रिचार्ज करती है हर एक साल। जंगलों की कटाई, साल 2001 से लेकर 2016 के बीच 37% वन क्षेत्र खत्म हो गए अरावली पहाड़। साफ तौर से देख सकते हैं अरावली के आप पहाड़ देखिए। अरावली के पहाड़ जिस तरह से आपको ये लाल रंग दिख रहा होगा, तो ये जो लाल पत्थर है, जो लाल रंग है, ये क्यों महत्वपूर्ण। नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला। इन दिनों देश में चर्चा का एक सबसे बड़ा विषय बना हुआ है अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, क्यों इस पर इतनी बहस हो रही है, क्यों राजनीति हो रही है, क्यों वाद विवाद हो रहा है, पक्ष का और विपक्ष का क्या कहना है, अरावली पर्वत श्रृंखला कहां पे है, कितने किलोमीटर की है, इससे फायदा क्या है, क्या खनिज है इसके अंदर और कितनी इसकी लंबाई है, क्यों यहां पे खनन हो रहा है और यह अचानक चर्चा में कैसे आ गया। इन सभी सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। चलिए समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं अरावली पर्वत श्रृंखला को। अरावली पर्वत श्रृंखला, ये अगर मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखाऊं तो ये जो आप छोटे छोटे से पहाड़ देख रहे हैं, ये जो छोटे छोटे से पहाड़ देख रहे हैं, यही अरावली पर्वत श्रृंखला है। और ये छोटे पहाड़ होना ही इनका गुनाह है। इसलिए गुनाह है क्योंकि जो आदेश आया है वो ये है कि जो छोटे पहाड़ हैं अरावली पर्वत श्रृंखला के, जो 100 मीटर से कम के पहाड़ हैं, वो अब अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा नहीं माने जाएंगे। और ऐसी संख्या अनुपात में करीब 90% की है। यानी अरावली पर्वत श्रृंखला में आने वाले ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं, ये जो छोटी छोटी सी पहाड़ियां आप देख रहे हैं, अगर हम इसको और थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाएं तो आप देखेंगे कि ये जो छोटी छोटी सी पहाड़ियां यहां से आती हुई, ये जो छोटी छोटी सी पहाड़ियां आप देख रहे हैं, ये अरावली पर्वत श्रृंखला है और इन्हीं को लेके विवाद चल रहा है। पूरा विवाद क्या है, चलिए एक बार वो हम विवाद समझते हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करें तो जैसा रिपोर्ट्स में दावा किया जाए, हालांकि अलग अलग रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट्स हमारे पास है उसमें दावा किया गया है कि यह लगभग 3.2 बिलियन वर्ष पुरानी, यानी करीब 320 करोड़ साल पुरानी यह श्रृंखला है पहाड़ों की। अरावली पर्वत श्रृंखला करीब 320 करोड़ साल पुरानी है और यह प्रोटोरोजोइक महाकल्प के समय की है। विस्तार से अगर हम समझें तो गुजरात से दिल्ली तक जो अरावली पर्वत श्रृंखला का जो विस्तार है वो गुजरात से दिल्ली तक है और इसकी जो दूरी है वो 800 किलोमीटर है। यानी अभी हम जो मानचित्र पे देख रहे थे जिन छोटी छोटी पहाड़ियों को, वो गुजरात से दिल्ली तक 800 किलोमीटर का सफर तय करती। 800 किलोमीटर के दायरे में वो फैली हुई हैं अरावली पर्वत श्रृंखलाएं। प्राकृतिक दीवार इसे कहा जाता है अरावली श्रृंखलाओं को, क्योंकि ये जो थार रेगिस्तान का जो इलाका है, थार रेगिस्तान का जो इलाका है, जो रेत है वहां पे, वो उस रेत को, उस रेगिस्तान की रेत को उत्तर भारत में आने से रोकती हैं। दिल्ली एनसीआर को रोकती है। अभी हम लोग हाल ही में देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर में किस तरह से प्रदूषण से हाय हाय मची हुई है, हाहाकार मची हुई है। कुछ दिन पहले तो AQI 500 पार पहुंच गया। उसके बाद से अरावली पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं, जब दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल हुआ, तब अरावली पर्वत श्रृंखलाएं चर्चा में आई कि कहीं अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में जो माइनिंग हो रही है, जो उन्हें तोड़ा जा रहा है, कहीं वो तो ये कारण नहीं है दिल्ली के प्रदूषण का। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कहा जाता है कि 100 मीटर से कम ऊंचाई की जो अरावली पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो अब अरावली का हिस्सा नहीं मानी जाएंगी, जैसा हमने भी वीडियो की शुरुआत में बात की। लेकिन अगर हम समझें अरावली पर्वत श्रृंखला को समझने की जरूरत है, क्योंकि जो श्रृंखलाएं करीब 300 करोड़ साल पुरानी हैं, उन पर आज साल 2025 में चर्चा क्यों हो रही है, बहस क्यों हो रही है, क्यों उनके साथ छेड़छाड़ हो रहा है, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ क्यों हो रहा है, इसे समझने की भी जरूरत है और ऐसा किया क्यों जा रहा है। अगर हम विवादास्पद नियम की बात करें जिस पे विवाद मचा हुआ है, तो वो जैसा अभी हमने आपको बताया कि आसपास के 100 मीटर ऊंची जो श्रृंखलाएं हैं, जो जमीन से आसपास की, जो जमीन से, जिन अरावली श्रृंखलाओं की जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई है,
उनको लेकर उन्हें पहाड़ियां नहीं माना जाएगा। और जो दूरी की शर्त है वो ये है कि पहाड़ियों का जो समूह है 500 मीटर के दायरे में होना चाहिए, यानी एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी की दूरी, उनके बीच का जो दूरी होती है, उनके बीच का जो समूह होता है वो 500 मीटर के दायरे में होना चाहिए और 100 मीटर की ऊंचाई होनी चाहिए। इसका जो असर है, जो रिपोर्ट्स में अभी तक दावा किया जा रहा है, जैसा अभी तक सामने आ रहा है, जिस पर चर्चा चल रही है, वो ये है कि अरावली की 90% पहाड़ियां सुरक्षा के दायरे से बाहर है। यानी वो पहाड़ियां जो 800 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई हैं, 800 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई हैं, उनमें से 90% पहाड़ियां अब सुरक्षित नहीं है। वो पहाड़ियां जो प्राचीन काल से मनुष्य की, मनुष्यता की, लोगों के जीवन की रक्षा करती हुई आई हैं, वो अब खुद असुरक्षित है। क्यों? क्योंकि वो 100 मीटर से नीचे के दायरे में आती हैं। अगर हम उदाहरण स्वरूप समझें तो गुड़गांव का 95% और फरीदाबाद का 90% हिस्सा अब कानूनी रूप से पहाड़ नहीं रहा है। सरकार का जो तर्क है, जो कहना है इस पे, इससे नियमों में एक रूपता आएगी और विशेषज्ञों का जो डर है वो ये है कि ये केवल खनन को बढ़ावा देने का एक बहाना है। हालांकि चर्चा हो रही है, बहस हो रही है, वाद विवाद हो रहा है, पक्ष विपक्ष के में भी बयानबाजियां हो रही हैं। अखिलेश यादव विपक्ष के जो नेता हैं वो भी बयान दे रहे हैं, कांग्रेस भी हावी हो रही है, सरकार भी अपना पक्ष रख रही है, अपने तर्क रख रही है। लेकिन अगर हम राजनीति को दरकिनार करते हुए अरावली के महत्व को समझें तो वो इस समय ज्यादा महत्वपूर्ण है। जल संकट और भारत का वाटर बैंक, अरावली क्यों महत्वपूर्ण है? अरावली बारिश के पानी को सोखकर जमीन के अंदर भेजती है। क्षमता की अगर हम बात करें तो 1 हेक्टेयर अरावली 20 लाख लीटर भूजल रिचार्ज करती है हर एक साल में। यानी जो 1 हेक्टेयर अरावली का क्षेत्र है, अरावली का 1 हेक्टेयर का क्षेत्र 20 लाख लीटर पानी एक साल में जमीन के नीचे भेजता है, जिसे वाटर बैंक कहा जाता है। गुड़गांव और फरीदाबाद पूरी तरह इसी पानी पर निर्भर है, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है वर्तमान हालत की अगर बात करें तो हरियाणा के गांव में पानी 1000 से 2000 फीट नीचे जा चुका है। इस पे खनन के असर की भी बात रिपोर्ट्स में कही गई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि दादम एक गांव पड़ता है, उसमें उसके वहां के लोगों का कुछ कहना था। तो जो रिपोर्ट सामने है, उन लोगों का जो वक्तव्य था वो ये था कि खनन से या कुछ कारण ऐसे हुए कि वहां जो पानी है वो 78 मीटर नीचे चला गया, यानी खेती जो वहां हो रही थी उसको भी नुकसान पहुंचा। यानी अब हम अरावली को हमने वाटर बैंक के रूप में देख लिया, अब अरावली का और महत्व समझते हैं। जैव विविधता, जीवन का घर, ये पहाड़ एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम कैसे? यहां जो प्रजातियां होती, स्पीसीज जिन्हें हम कहते हैं, तो 400 से ज्यादा पौधों की प्रजातियां अरावली पर्वत श्रृंखलाओं में पाई जाती हैं। 200 से ज्यादा पंछी अरावली श्रृंखला में पाए जाते हैं। 100 से ज्यादा तितलियों की प्रजातियां अरावली पर्वत श्रृंखला में हैं। वन्य जीवों की बात करें तो 20 से ज्यादा स्तनधारी तेंदुए, लकड़बग्गे, नीलगाय की प्रजातियां अरावली में पाई जाती हैं। तेंदुए, जो गुड़गांव में तेंदुओं की संख्या आरक्षित जंगलों से भी दोगुनी बताई गई है रिपोर्ट्स में। तो अब आप सोचिए, जल से लेके, जीवन से लेके, जैव विविधता से लेके कितना महत्वपूर्ण है अरावली का ये जो क्षेत्र है 800 किलोमीटर का, जिस दायरे में अरावली फैला हुआ है, कितना महत्वपूर्ण है। अगर उसमें से 90% गिरा दिया जाएगा जो 100 मीटर से कम दायरे में आता है, तो ये जो प्रजातियां हैं, जो स्पीसीज है, जो जैव विविधता है, इनका क्या होगा? बात हमें आंकड़ों पे भी करनी चाहिए। जो तबाही के आंकड़े, जो विनाशकारी खतरे बताए जा रहे हैं रिपोर्ट्स में, वो लुप्त होती पहाड़ियां। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 1967 से अब तक 25% अरावली पहाड़ियां गायब हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं। खनन की रफ्तार की अगर बात की जाए तो जैसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, जो रिपोर्ट्स अब तक सामने पहुंची, उन रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 1970 से साल 2006 के बीच खनन क्षेत्र में 587.9% की भारी बढ़ोतरी हुई है। ये आप संख्या देखिए, 587.9% की भारी भरकम बढ़त
खनन के मामलों में हुई है। जंगलों की कटाई, साल 2001 से लेकर 2016 के बीच 37% वन क्षेत्र खत्म हो गए अरावली पहाड़ियों के। वायु प्रदूषण, पत्थर टूटने से जो निकलने वाली सिलिका धूल होती है, जो जब पत्थर तोड़े जाते हैं अरावली पहाड़ी की, तो एक धूल निकलती है जिसे सिलिका कहा जाता है। सिलिका धूल होती है जो फेफड़ों की बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। पत्थर टूटते हैं, धूल निकलती है, वायु के कण में मिलती है, मनुष्य सांस लेता है, वायु प्रदूषण होता है, फेफड़ों की बीमारियां होती हैं। पानी की कमी से फसलों की उपज में 50% तक की गिरावट आ गई है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को लेकर मौत का वारंट क्यों, ये सवाल उठ रहे हैं। लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, चाहे वो अपने खुद के जरिए अपने विचार रख रहे हों या डिबेट्स चल रही हों अरावली को लेकर। लोग पूछ रहे हैं कि मौत का वारंट क्यों। पर्यावरण कार्यकर्ता इस नए नियम को अरावली का अंत मान रहे हैं, छोटी पहाड़ियों का खात्मा। जैसा बार बार कह रहे हैं कि 100 मीटर से नीची पहाड़ियां ही सबसे ज्यादा पानी रिचार्ज करती हैं, जैसा अभी हमने देखा भी रिपोर्ट्स में, जो अब असुरक्षित हैं। खंडित जंगल, पहाड़ियों के बीच के गैप खनन के लिए खुलने से रेगिस्तान का जो विस्तार हुआ है, जो रेगिस्तान का जो जिसको हम थार बोलते हैं, जो रेगिस्तान का क्षेत्र है वो बढ़ रहा है। उसका जो जहां जिसे मरुस्थल कहते हैं, जहां रेत होती है, वो क्षेत्र बढ़ रहा है। आने वाले जो इसके आगे हम चलते हैं और समझते हैं कि इसका समाधान क्या है, लोग कह क्या रहे हैं, लोगों की मांग क्या है। अगर हम जो पर्यावरणविद हैं उनकी बात सुने, उनका जो कहना है, उनकी जो मांग है वो ये है कि 100 मीटर का ये जो नियम है वो रद्द होना चाहिए और ढलान वाली पुरानी परिभाषा लौटे। ढलान वाली पुरानी परिभाषा क्या थी? आपको याद होगा, सरकार ने जून 2025 में इसको ग्रीन वॉल के रूप में घोषित किया था, इसको हरी दीवार कहा था, और इस योजना को ईमानदारी से लागू किया जाए, ऐसा पर्यावरणविदों का कहना है, उनकी मांग है। ये 100 मीटर वाला जो नियम बना है, जिसकी जद में अरावली की 90% पहाड़ियां आ रही हैं, वो नियम रद्द किया जाए और जो ग्रीन वॉल वाला नियम था, जो ग्रीन वॉल रूल था, उसको लागू किया जाए। अरावली को महत्वपूर्ण पारिस्थितिक क्षेत्र घोषित करना भी जरूरी है। अब ये तो रहा कि क्यों बात हो रही है, क्यों बहस हो रही है, अरावली किस तरह से जैव विविधता के लिए, जल के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन अरावली में खनिज कौन कौन से, अरावली में माइनिंग क्यों हो रही है, किस लिए माइनिंग हो रही है, किस चीज की तलाश में अरावली में माइनिंग हो रही है, चलिए वो भी समझते हैं। अगर हम अरावली को समझें तो अरावली खजाना है। कैसे खजाना है? जिंक और लेड, जस्ता और सीसा अरावली की शान कहा जाता है। मुख्य केंद्र की अगर हम बात करें तो उदयपुर का जो जावर बेल्ट है, उदयपुर की जो जावर बेल्ट है, वो दुनिया की सबसे पुरानी खदानों में से एक है, अरावली क्षेत्र में ही आती है। उदयपुर की जो जावर बेल्ट है वो दुनिया की सबसे पुरानी खदानों में से एक है, जिसमें करीब 50 मिलियन टन का संसाधन है। किसका? जिंक और लेड का। हम बात कर रहे हैं खदान हो क्यों रही है, किस चीज की तलाश में खदान हो रही है, और अरावली को खजाना क्यों कहा जा रहा है। सक्रिय खदानों की अगर बात करें तो जैसा रिपोर्ट्स में अब तक सामने आया, जो रिपोर्ट्स में दावा किया गया है, तो मोचिया, बड़ोई, बलारिया और जावरमाला ये एक्टिव माइनिंग है। अभी खास बातों की अगर बात की जाए तो यहां से सिर्फ जिंक या लेड ही नहीं, बल्कि चांदी और कैडमियम भी उपोत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं। सिर्फ और सिर्फ जिंक और लेड नहीं, ये जो इलाका है उदयपुर की जावर बेल्ट का, जिसे अरावली की शान कहा जाता है, जिंक और लेड को, उसमें से चांदी और कैडमियम भी बाई प्रोडक्ट के रूप में निकलते हैं, जिनका इस्तेमाल पता किस चीज में होता है? जिनका इस्तेमाल होता है बैटरी बनाने में, बिजली के सामान बनाने में और कंस्ट्रक्शन में। सिर्फ इतना ही नहीं, अरावली इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे, ये भी समझते हैं। चूना पत्थर, चूना पत्थर जिसे आज की तारीख का सोना कहा जाता है, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए यह एक जीवन रक्त माना जाता है, और 1 टन सीमेंट बनाने के लिए करीब 1.5 टन चूना पत्थर चाहिए होता है, और चूना पत्थर भी अरावली की पहाड़ियों में मौजूद है। संगमरमर और ग्रेनाइट,
जिसको दुनिया भर में पहचाना जाता है, इसकी दुनिया भर में पहचान है। इसकी मार्केट वैल्यू की अगर हम बात करें तो भारत संगमरमर और ग्रेनाइट का बाजार करीब $5 बिलियन का है। राजस्थान का दम, अगर राजस्थान की बात की जाए तो सालाना 20 मिलियन टन से ज्यादा उत्पादन मकराना का संगमरमर पूरी दुनिया में मशहूर है। यानी सालाना 20 मिलियन टन से ज्यादा उत्पादन राजस्थान में होता है और मकराना का जो संगमरमर है वो पूरी दुनिया में मशहूर है। और संगमरमर भी अरावली की पहाड़ियों में पाया जाता है, उन पहाड़ियों में जो 800 किलोमीटर का जो हमने एरिया इससे पहले देखा था अरावली क्षेत्र का, वो जो 800 किलोमीटर का क्षेत्र है वो जो अब 90% अरावली 100 मीटर से नीचे के दायरे में है, 100 मीटर से कम ऊंचाई में है और वो खतरे की जद में है। वहां जो है वो पूरी दुनिया भर में जो मकराना का संगमरमर है, जो संगमरमर है, जो जिसकी पहचान है पूरी दुनिया में, वो भी पाया जाता है। निर्यात की अगर बात करें तो भारत से ये पत्थर अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, चीन और जापान जैसे देशों में जाता है। भारत संगमरमर को अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, चीन और जापान में एक्सपोर्ट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, अभी यह भी समझना होगा हमें अरावली को लेके, लाल पत्थर, अगर अरावली के पहाड़ों को आपने गौर से देखा हो, एक बार आपको दोबारा अरावली के पहले पहाड़ दिखाते हैं, साफ तौर से देख सकते हैं। अरावली के आप पहाड़ देखिए, अरावली के पहाड़ जिस तरह से आपको ये लाल रंग दिख रहा होगा, तो ये जो लाल पत्थर है, जो लाल रंग है, ये क्यों महत्वपूर्ण? दूर से देखने में अरावली की पहाड़ियां जैसी दिखती हैं, वो क्यों महत्वपूर्ण? लाल पत्थर का क्या महत्व? हमने संगमरमर समझ लिया, हमने जिंक और लेड समझ लिया, लेकिन लाल पत्थर के लिए भी अरावली की पहाड़ियां जानी जाती हैं। अब महत्व पे आते हैं तो लाल पत्थर का जो उपयोग है वो मकानों की सीढ़ियों, फॉरेस्ट सजावट और लैंडस्केपिंग, भू निर्माण में किया जाता है। इसकी कीमत जो है वो करीब 25 रुपए से लेकर 1500 प्रति टुकड़ा क्वालिटी के आधार पे तय की जाती है। तो हमने अरावली का जो महत्व समझा, उसके बाद, और सिर्फ इतना ही नहीं है, अरावली कितना पुराना है उस पे जब कुछ रिपोर्ट्स खंगाल रहे थे, जो जानकारी मिली, एक बार वो भी समझ लेते हैं। 5000 साल पुराना रिश्ता है अरावली का। अरावली का जो खनन है वो आज की बात नहीं है, ये मानव सभ्यता जितना ही पुराना है। यानी अरावली में जितने खनिज हैं, जो वहां खनन हो रहा है, ये कोई अभी की बात नहीं है, खनन पहले भी होता था। ये 5000 साल पुराना रिश्ता है। अगर सिंधु घाटी सभ्यता की हम बात करें, उतनी पुरानी बात करें आज 2025 में खड़े होकर, तो 3000 से लेके 1500 बीसी के दौरान इस्तेमाल होने वाले तांबे का मुख्य स्रोत अरावली ही था। अगर हम ग्लोबल कनेक्शन की बात करें तो वैज्ञानिक जांच बताती है कि अरावली का जो तांबा है, जो प्राचीन समय में मेसोपोटामिया और अरब देशों तक भेजा जाता था। खेतड़ी, यहां की जो तांबा खदानें हैं वो 4000 बीसी यानी करीब 6000 साल पहले से खनन हो रहा है वहां पे, उसके सबूत मिले हैं, ऐसा रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है। लेकिन अब जिस तरह से सभ्यता आगे बढ़ रही है, जिस तरह से साल दर साल जीवन शैली बदल रही है, जिस तरह से पर्यावरण बदल रहा है, जिस तरह से क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं, उस समय हमें प्रकृति के संसाधन की कितनी जरूरत है, प्रकृति को संरक्षित करने की कितनी आवश्यकता है, वो भी हमने समझा। अरावली क्यों महत्वपूर्ण है, और अरावली में खनन या माइनिंग का जो रिश्ता है वो अब का नहीं है। रिपोर्ट्स में हमने देखा अभी कितना पुराना है, लेकिन क्या अब संभलने की जरूरत नहीं है? जिस तरह से हम अब देख रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में किस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बार लगातार बढ़ रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। आप लोगों को क्या लगता है अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को लेकर, बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर, बढ़ते प्रदूषण को लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अरावली श्रृंखलाओं को लेकर आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है, हमें वो भी जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।